अक्सर जीतने का मजा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली पे, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली पे। जिस राष्ट्र में केवल एक ही दल हो तथा शासन की समस्त शक्तियां उसी एक दल के हाथों में केंद्रित हो, तो वहां की दल प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। एक दल प्रणाली वाले राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में एक ही दल का नियंत्रण होता है। यह एक दल किसी एक निश्चित विचारधारा पर आधारित हो सकता है, जैसे चीन और क्यूबा में एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जिस राष्ट्र में केवल एक ही दल हो तथा शासन की समस्त शक्तियां उसी एक दल के हाथों में केंद्रित हो। इसका मतलब क्या है कि एक ही दल का क्या होता है, नियंत्रण होता है। वही एक दल सारे नियम और कानूनों को बनाता है। ठीक है, इसमें उदाहरण दिया गया है चीन तथा क्यूबा का। वहां साम्यवादी दल को ही मान्यता प्रदान की गई है तथा अन्य किसी भी दल के गठन पर प्रतिबंध है। कभी कभी एक दल असंवैधानिक तरीकों से शासन पर अपना नियंत्रण कर लेता है तथा अन्य दलों को बल तथा शक्ति के आधार पर कुचल देता है। एक दलीय प्रणाली में विरोधी दलों का कोई स्थान नहीं होता। यदि कोई अन्य दल वहां पनपने का प्रयास करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। इसमें एक दलीय प्रणाली के कुछ पक्ष हैं, उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले है सुदृढ़ तथा कुशल शासन। एक दलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में सरकार को किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। जब एक ही दल होगा तो दूसरे दल की तो वहां संभावना हो ही नहीं सकती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कोई कानून जैसे बनाना हो, पारित करना हो, तो उसमें क्या होता है कि सभी, जब एक ही दल है तो उसी की सहमति आवश्यक हो जाती है। अगर दूसरे दल नहीं रहते हैं तो कोई भी जो विरोधाभास जो होता है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप शासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता है। सेकंड है इसमें अनुशासन। राष्ट्र के विकास हेतु अनुशासन का होना अति आवश्यक है। एक दलीय प्रणाली वाले राष्ट्र में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, घेराव आदि का अभाव रहता है। इसमें राष्ट्र में अनुशासन बना रहता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में सरकारों में परिवर्तन नहीं होता। इस कारण से सरकार राष्ट्र के विकास हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र का तेजी से विकास होता है। जब एक ही दल रहता है, दूसरा दल नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे हमें कोई योजना बनानी होती है तो हमें उसे लघु न बनाकर दीर्घ बना लेते हैं, ताकि अच्छे प्रकार से आर्थिक विकास हो सके। हम आर्थिक जो विकास है उस पर ज्यादा ध्यान दे सके। राष्ट्रीय एकता सुदृढ़। एक दलीय प्रणाली में दलबंदी की बुराइयों का अभाव रहता है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ रहती है। एक ही दल रहता है, उसी के नियंत्रण में सारे कार्य होते हैं, तो इससे क्या होती है, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। एक दलीय प्रणाली के विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है नागरिकों की स्वतंत्रता की समाप्ति। एक दलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में नागरिकों की समस्त स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
नागरिकों को विचार प्रकट करने, संस्था या संघ आदि बनाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसके लिए उन्हें उस दल की अनुमति की आवश्यकता होती है और वो दल उन्हें अनुमति कभी नहीं देगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है अगर कोई दूसरा दल बन जाए तो। ठीक है। सेकंड है इसमें विपक्षी दलों का दमन। एक दलीय प्रणाली में विपक्षी दलों का दमन बल तथा शक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें लोकतंत्र विरोधी। एक दलीय प्रणाली पूर्ण रूप से लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि इसके अंतर्गत समानता तथा स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का पूर्ण अभाव रहता है। ठीक है, क्योंकि जो सारी शक्तियां होती है वो उसी एक दल के पास होती है, तो इससे क्या होता है, ये लोकतंत्र विरोधी साबित हो जाता है। दासतापूर्ण जीवन। एक दलीय प्रणाली में नागरिकों को दासतापूर्ण जीवन यापन करना पड़ता है, क्योंकि नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जीवन पर एक दल का नियंत्रण होता है। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि एक जो दल होता है उसी को क्या कर दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उसी का महत्व रहता है।